जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज फिर जो हमारा हिस्ट्री का सीरीज चल रहा था उसी की रिगार्डिंग अगला क्लास मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। जो मेरा लास्ट लेक्चर था वो मेरा तीसरा पार्ट था। आज मेरा फोर्थ पार्ट है, यानी कि हिस्ट्री का फोर्थ पार्ट आप पढ़ने जा रहे हैं। और अगर दोस्तों सच में आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों को ज़रूर बताएं जिन्होंने बेसिक से हिस्ट्री पढ़ना है, बेसिक से और सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में। प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे मूव करने से पहले मैं एक बार 2 मिनट का समय लेकर ही रिकॉल कर देता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने क्लास में जो एंड किया था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे कैसे इंडिया में यूरोपियंस आए और उन यूरोपियंस को अंग्रेज़ों ने अपने रास्ते से कैसे हटाया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारतीय राजा महाराजाओं को कैसे अपने रास्ते से हटाया। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई मेरे, अगर हम बात करें भारतीय राजा महाराजाओं को कैसे यूरोपियंस ने अपने रास्ते से हटाया, तो इस बात को समझने से पहले थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा। अपने पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक बात कहा था। मैंने कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री में इसलिए पहले स्टार्ट कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा पार्ट है जो कवर करता है आपके एग्जामिनेशन में, और जल्दी से इसको हम लोग पढ़ भी लेते हैं। और ज़्यादा मैं बोलूँ सिंपल वर्ड में कि ज़्यादा इसका रिलेशन नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से। सो आपको ज़रूरी नहीं कि आप पहले एंशिएंट पढ़ो फिर मेडिवल पढ़ो फिर मॉडर्न पढ़ो। आप मॉडर्न तब भी सीख सकते हो और आपको रियलाइज़ भी हो रहा होगा। लेकिन मैंने बात कहा था आपसे कि एंशिएंट का मॉडर्न से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडर्न बताते समय मुझे मेडिवल पीरियड का हल्का फुल्का क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट ले करके आपको समझाना पड़ेगा। और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि भारतीय राजा महाराजाओं को कैसे अंग्रेज़ों ने अपने रास्ते से हटाया, तो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं रेफरेंस लेना पड़ेगा मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट का। ठीक है भाई मेरे, तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग कैसे अंग्रेज़ों ने भारतीय राजा महाराजाओं को अपने रास्ते से हटाया था। आगे मूव करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई मेरे। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने एंड कर लिया था, फिर मैंने आपको एक बार जिक्र भी किया था। मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे और लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ करके ही आप समझ पाओगे कि भारतीय राजा महाराजाओं का प्रभुत्व कैसे कैसे खत्म होते चला गया इंडिया में, और यूरोपियंस अपना पावर एडवांस करते चले गए, यानी कि बढ़ाते चले गए, इंक्रीज करते चले गए, यानी कि यूरोपियंस का पावर कैसे बढ़ता चला गया। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों मेरे भाई मेरे। अगर हम बात करें मुगल एम्परर की, तो आप सबको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि मुगल एम्पायर जो था, सॉरी मुगल एम्परर नहीं, मुगल एम्पायर की बात करें, मुगल एम्पायर जो था इसकी स्थापना बाबर ने किया था। और पूरे मेडिवल हिस्ट्री में दो डायनेस्टी सबसे ज़्यादा फेमस हैं और इन्हीं दो डायनेस्टी से पूरी की पूरी मेडिवल हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। अगर हम बात करें पहली डायनेस्टी, दैट इज़ द दिल्ली डायनेस्टी, यानी कि दिल्ली सल्तनत। और इस दिल्ली सल्तनत में इस दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग वंश ने राज किया था। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर किसने, दास वंश ने राज किया था, यानी कि स्लेव डायनेस्टी ने राज किया था, जिसका फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा जो डायनेस्टी आया था जस्ट मुगल दास वंश के बाद, वो था खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी यानी कि तुगलक वंश। उसके बाद सैयद डायनेस्टी यानी कि सैयद वंश। और उसके बाद आया था लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था दैट वाज द इब्राहिम शाह लोधी। और उसी इब्राहिम शाह लोधी को हरा करके बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया था। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में जब बाबर ने उसको इब्राहिम शाह लोधी को हरा दिया और भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना की थी, तो वहाँ से अगर हम लोग देखें मुगल एम्पायर को, तो आप खुद देखेंगे कि 1526 में मुगल एम्पायर की होती है स्थापना। और किसके द्वारा किया जाता है, बाबर। बाबर पहला रूलर था मुगल एम्पायर का भारत में
1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना किया था। उसके बाद बाबर का ही बेटा बनता है राजा और उसका नाम था हुमायूं। ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। बाबर का बेटा फिर राजा बनता है, कौन बनता है? हुमायूं बनता है। हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। अकबर फिर उसके बाद राजा बन जाता है। ठीक है, चलो नहीं तो कहोगे सर नहीं लिखे। फिर अकबर के बाद उसी का बेटा कौन बन जाता है? जहांगीर राजा बन जाता है। ठीक है, और जहांगीर के बाद उसका बेटा राजा बनता है शाहजहां। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग अपने मेडिवल हिस्ट्री में कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बस मुझे आज थोड़ा सा जिक्र करना है कि बाबर मुगल एम्पायर का स्थापना करता है, मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है, और बाबर के बाद हुमायूं राजा बनता है, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, और उसके बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब राजा बनता है। ठीक, बाबर से लेकर के औरंगजेब के टाइम पीरियड तक मुगल एम्पायर का केवल और केवल क्या हुआ? एक्सपांसन हुआ, यानी कि एक्सपांड करता चला गया। कौन? मुगल एम्पायर, फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब। लेकिन भाई मेरे कहते हैं ना कि हर किसी व्यक्ति को जैसे क्या करते हैं, सीढ़ी से दर सीढ़ी क्या करता है, आगे बढ़ता चला जाता है, तो एक टाइम बाद क्या होता है, उसका डिक्लाइन फेज भी आता है। और ऐसे ही डिक्लाइन फेज किसका आता है? मुगल एम्पायर का। ठीक है, तो मुगल एम्पायर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि बाबर के टाइम पीरियड से लेकर के जो 1526 था और औरंगजेब के टाइम पीरियड तक, जब तक कि औरंगजेब का डेथ नहीं हो जाता है, और औरंगजेब का डेथ होता भाई मेरे 3 मार्च 1707 को। ठीक है, तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब का डेथ होता है। बाबर से लेकर के औरंगजेब के डेथ के टाइम पीरियड तक केवल और केवल मुगल एम्पायर का क्या हुआ? एक्सपांसन हुआ, मुगल एम्पायर फ्लरिश करता चला गया। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, उसके बाद जो शासक हुए उतने पावरफुल शासक नहीं बने, थोड़े वीक शासक थे, और उसके बाद मुगल एम्पायर का क्या होता है? डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। तो बाबर से 1526 से लेकर के 1707 3 मार्च तक क्या होता है? इसका एक्सपांशन होता है, यानी कि फ्लरिश करता है कौन? मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर आगे बढ़ता है, और 1707 के बाद फिर 1857 भी कहना गलत होगा, 1862 तक आते आते मुगल एम्पायर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। और लास्ट मुगल एम्पायर का लास्ट एम्परर जो था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। ठीक है, और इसको बोलते थे हम लोग बहादुर शाह सेकंड। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। ही वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय। और 1862 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो यहीं पर मुगल एम्पायर का क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। तो भाई मेरे, हम लोग बाबर से लेकर के औरंगजेब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं अर्ली मुगल एम्पायर, अर्ली मुगल एम्पायर, सॉरी अर्ली मुगल एम्परर। ठीक है, और ये जो होता है वो लेटर मुगल्स कहलाते हैं। और ये लेटर मुगल जो होते हैं, इन्हीं के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि अब तक आप खुद देख लीजिए, अंग्रेज आ चुके थे, अंग्रेज भारत में क्या कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे। और इन्हीं का रोल होता है, जिनके बारे में पढ़ना है, कि डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द इंडियन किंग्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पर अगर मैं बोलूं कि कैसे कैसे इंडियन किंग्स क्या हो गए, धीरे धीरे डिक्लाइन करते चले गए, और ब्रिटिशर्स ने अपनी बड़ी चालाकी से अपना पावर बढ़ाते चले गए। और यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लेटर मुगल्स के बारे में, जो लेटर मुगल एम्परर थे उनके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और भी कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई मेरे, चलिए। प्लीज़ दोस्तों, अगर सच में आपको कंटेंट अच्छा लगे तो
लोगों को ज़रूर बताएं, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, अधिक से अधिक लोग तक कंटेंट पहुंच पाए। ठीक है भाई मेरे, चलिए बात करते हैं लेटर मुगल्स के बारे में, या लेटर मुगल एम्परर के बारे में। टाइम तो मैंने बता ही दिया आपको, और कौन कौन से लेटर मुगल एम्परर हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं एक बार नाम लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले जो राजा बनेंगे, ठीक है, अच्छा मैं इसको समझाने से पहले एक बार और थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपसे लूँगा। वो 2 मिनट समय ये है कि 3 मार्च 1707 को क्या होता है, डेथ हो जाता है किसका, औरंगजेब का। ठीक है, और औरंगजेब के डेथ के बाद 2 साल तक कोई मुगल एम्पायर ही नहीं था। यानी कि 1707 से लेकर के 1709 तक जो इनके बेटे थे, किसके, औरंगजेब के 5 बेटे थे। उनमें से प्रोमिनेंटली अगर मैं बोलूँ, नाम बताऊँ आप लोगों को, तो एक का नाम खुद मोहम्मद अकबर था। वो पुराना वाला अकबर नहीं भाई, इसका भी अकबर नाम था। एक मोहम्मद अकबर इनके बेटे का नाम था। एक का नाम था मोहम्मद अजान शाह, ठीक है, एक का नाम था मोहम्मद सुल्तान, और एक का नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह सेकंड नहीं, बहादुर शाह फर्स्ट। और उसी बहादुर शाह फर्स्ट का नाम था मोहम्मद मुअज्जम अका। उसी बहादुर शाह फर्स्ट का नाम था शाह आलम फर्स्ट ही। ठीक है, तो ये इसके बेटे थे, और इन बेटों के बीच में चला वार ऑफ सक्सेशन। यानी वार ऑफ सक्सेशन मतलब क्या, युद्ध चलता है, ठीक है, कि कौन राजा बनेगा अब अगला, किसका, मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर का अगला एम्परर, अगला सम्राट कौन बनने वाला है, इसके लिए तख्त की लड़ाई चलती है। किसके बीच में, औरंगजेब के बेटों के बीच में, जो 5 बेटे थे, जिनमें मेनली जो तख्त की लड़ाई चलती है वो 2 लोगों के बीच में चलती है। एक था इनका सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम था मोहम्मद अजान शाह, ठीक है, एल्डेस्ट सन था। और एक बेटा जिसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट, या शाह आलम फर्स्ट। ठीक है, और बहादुर शाह फर्स्ट क्या करता है, जीत जाता है, और जीतने के बाद अब अगला राजा कौन बनता है, यानी कि औरंगजेब के बाद अगला राजा बनता है बहादुर शाह फर्स्ट। और यही बहादुर शाह फर्स्ट कहलाता है फर्स्ट एम्परर ऑफ लेटर मुगल एम्पायर। ओके भाई मेरे, पहला एम्परर बनता है लेटर मुगल्स टाइम का। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा समय ज़्यादा नहीं लूँगा, 2-4 सेकंड चेक कर लूँ। ओके भाई मेरे, चलिए आगे मूव करते हैं। तो जहाँ तक मैंने बात कर लिया कि अब राजा कौन बनता है, लेटर मुगल्स का पहला राजा बनता है, पहला एम्परर बनता है कौन, बहादुर शाह फर्स्ट, यानी कि शाह आलम फर्स्ट। और यहीं से लेटर मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है भाई मेरे, अब बात करते हैं कौन कौन लेटर मुगल एम्परर के में आते हैं और जिनके बारे में आपको पढ़ना है। यार देखो, सब कोई मुगल एम्पायर के बारे में आपको पढ़ा देता है, बहुत सारे उसके एम्परर यानी उसके बहुत सारे सम्राट यानी राजाओं के बारे में पढ़ा देता है। मेनली अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर यही सब छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं जो आप पढ़े ही नहीं रहते हो, और वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वो इन एम्परर से आते हैं, इन राजाओं के बारे में से आते हैं। तो कौन कौन थे भाई मेरे, तो सबसे पहले कौन बनता है लेटर मुगल्स में, सबसे पहले बनता है बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, इसी का नाम था शाह आलम फर्स्ट। ठीक है, और ये कब से कब तक राजा रहता है, 1709 में बनता है, 1712 तक राजा रहता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है भाई मेरे, जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह, ये केवल 1 साल रहता है, 1712 में बनता है, 1713 तक रहता है। फिर उसके बाद आता है आपका फर्रुख सैयार, फर्रुख सैयार,
हिंदी मीडियम वाले भाई नाम है यार, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्रुख सैयार, ठीक है। और फर्रुख सैयार बनता है 1713 से लेकर के 1719 तक राजा। फिर उसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला राजा बनता है 1719 में और चलता है इसका कब तक, 1748 तक। लगभग नियर अबाउट 29 ईयर्स तक इसने क्या किया था, राज किया था, एज अ सम्राट यानी किंग बनकर बैठा रहा, ठीक है। 5th नंबर पे आ जाएगा अहमद शाह, ठीक है। और अहमद शाह कब से कब तक रहा, 48 से लेकर के 54 तक। इसके बाद आ जाता है आपका आलमगीर सेकंड, और ये 1754 से लेकर के 1759 तक। फिर आ जाते हैं आपके शाह आलम सेकंड, ठीक है, 1760 से 1806 तक। फिर आपके आ जाते हैं अकबर सेकंड, ये अकबर सेकंड है भाई मेरे। फिर आ जाते हैं सबसे लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर, दैट वाज बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, जिसे बहादुर शाह जफ़र भी कहते थे हम लोग, ठीक है। तो बहादुर शाह सेकंड जो थे वो लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर थे। इन्हीं सब राजाओं के बारे में और इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे आज का क्लास। आज का क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ ये क्लास आपका चलने वाला है, ठीक है। ठीक है भाई मेरे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक एक करके सारे राजाओं को हम लोग आज खत्म करेंगे और एंड मीन्स दैट अच्छे तरीके से उनके बारे में जितने भी बेसिक फैक्ट्स हो सकते हैं उसको हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। और भाई मेरे प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, अगर सच में आप नोट्स नहीं बना रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाइए। हाँ, जो तैयारी करने वाले हैं, जो सिर्फ ऐसे नॉलेज के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, ऐसे ही देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तैयारी करने वाले हैं वो प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं। और लास्ट में आप देखिएगा कि आपके नोट्स में कितनी सारी बातें हो गई हैं जो क्वेश्चन में सीधे वहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे मूव करते हैं। पहला राजा जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है दैट इज़ द बहादुर शाह फर्स्ट, या इसका नाम था शाह आलम फर्स्ट ही इसी को बोलते थे। और ये कब से कब तक राज किया, 1709 और 1712 तक राज किया था। और फिर मैं बता दूं आपको कि वार ऑफ सक्सेशन, जिसे वार ऑफ सक्सेशन को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं वार ऑफ जजाऊ। अगर कभी आपसे पूछ भी ले क्वेश्चन कि वार ऑफ सक्सेशन को किस और नाम से जानते हैं, तो वार ऑफ सक्सेशन इज ऑल्सो नोन एज वार ऑफ जजाऊ, ठीक है, बैटल ऑफ जजाऊ उसको बोलते हैं। और बैटल ऑफ जजाऊ में कौन जीता था, बहादुर शाह फर्स्ट जीता था, या शाह आलम फर्स्ट जीता था, और अपने बड़े भाई अजान शाह को हरा करके पहला मुगल एम्परर बना था। वैसे नहीं, पहला मुगल एम्परर बना था लेटर मुगल्स में, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, औरंगजेब के डेथ के बाद, ठीक। इसका एक और नाम था, इसको हम लोग बुलाते थे, चाहे हम बहादुर शाह फर्स्ट बोलें, चाहे शाह आलम फर्स्ट बोलें, या मोहम्मद मुअज्जम अका बोलते थे इसको। ये भी ध्यान दे लेना भाई मेरे, मोहम्मद मुअज्जम अका बहादुर शाह फर्स्ट को ही बोलते थे। बहादुर शाह फर्स्ट के लिए अगर मैं बोलूं कि सबसे अच्छा, ये 63 ईयर के ओल्ड पर जाकर के राजा बना था, ठीक है। इसको हम लोग शाह बेखबर भी बोलते थे। अगर पूछ ले कि किस मुगल एम्परर को शाह बेखबर बोलते थे, तो इसी को बोलते थे शाह बेखबर, ठीक है। यानी कि ऐसा राजा जिसको किसी की कोई शुद्ध नहीं है, कोई खबर नहीं है, शाह बेखबर। और तुम लोग भी शाह बेखबर हो, ठीक है। तुम लोगों से बड़ा शाह बेखबर कोई हो सकता है? तुम्हें कौन सा शुद्ध है? हाँ भाई मेरे, एकदम मस्त मौज काट रहे हो, सुबह अच्छे से लेट लपाट उठ रहे होगे, ठीक है। आज पढ़ ही लेते हैं, ऐसे माइंड में आता होगा। रिवीजन तो करना नहीं होगा आप लोगों को कुछ भी,
यार प्रॉपरली लग जाइए, डिवोटेड होकर के लग जाइए, ठीक है, और अच्छे तरीके से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। साहिब वे खबर का टाइटल मत लेके घूमिए, ठीक है। हाँ चलिए, इसने एक बहुत अच्छा काम किया था, वो काम किया था पीस ट्रीटी इसने साइन की थी। इसने पीस ट्रीटी किसके साथ साइन की थी? पीस ट्रीटी साइन की थी इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ, ठीक है। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, इनके जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, उन्होंने बंदा बहादुर के नेतृत्व में क्या किया, फिर से रिवॉल्ट छेड़ दिया था, क्या कहते हैं, बंदा बहादुर के नेतृत्व में। लेकिन पीस ट्रीटी जो इसने साइन की थी, किसके साथ साइन की थी? गुरु गोविंद सिंह के साथ साइन की थी। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह का डेथ हो गया था तो इनके फॉलोअर ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में, लीडरशिप में फिर से क्या कर दिया था, छेड़ दिया था, क्या, रिवॉल्ट, यानी कि विद्रोह। किसके खिलाफ? मुगल्स के खिलाफ, ठीक है भाई। चलिए अगले राजा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अगले हैं जहांदार शाह, ठीक है। 1713 से 12 से 1713 तक जहांदार शाह। इनके लिए एक बहुत फेमस टर्म है, वो है, इन्होंने स्टार्ट किया था इजरादारी सिस्टम। अच्छा, इसको नॉमिनल किंग बोलते थे, जहांदार शाह को नॉमिनल किंग बोलते थे, नाम का राजा बोलते थे। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पीरियड पर इसका जो वजीर था, इसका जो पीएम था, उसका नाम था जुल्फिकार खान, और जुल्फिकार खान ही पूरा का पूरा कंट्रोल रखता था अपने पास सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में, ठीक है। इसने एक बहुत अच्छा सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, दैट वाज द इजरादारी सिस्टम। पूछ ले तो जहांदार शाह नाम बता देना। और इजरादारी सिस्टम था क्या, ये भी समझ लेना भाई मेरे। लाइक सपोज कर लीजिए कि आप फार्मर हैं, अब फार्मर के ऊपर तो भाई साहब गट्ठर तो वही है, किस चीज़ का जिम्मेदारी का बोझ तो है ही है, ठीक है। आप फार्मर हैं, ठीक है, ठीक। बीच में एक मिडिल मैन है, मस्त हंसता खेलता मिडिल मैन, जिसे बोलते हैं ब्रोकर, ठीक है। ये अपॉइंट किया जाता था किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ये है गवर्नमेंट, ठीक है। और उस समय गवर्नमेंट कौन था? किंग्स थे, ठीक है। तो इजरादारी सिस्टम में क्या होता था, समझिएगा इस बात को। इजरादारी सिस्टम में जो ये मिडिल मैन, जिसको अपॉइंट करता था गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि जो किंग अपॉइंट करता था, ये मिडिल मैन इस फार्मर के साथ क्या करता था, एक एग्रीमेंट कर लेता था। और वो एग्रीमेंट होता था किस चीज़ को लेकर के? एक फिक्स्ड अमाउंट क्या करेगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या, कैसा अमाउंट? एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेगा, कौन? फार्मर। और इस चीज़ को, फिक्स्ड अमाउंट को तय करने के लिए कौन आता था? बीच में आता था मिडिल मैन, जो अपॉइंट किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया? ये था इजरादारी सिस्टम। और ये किसके टाइम पीरियड पे आया था? जहांदार शाह के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है भाई मेरे, कोई दिक्कत? और फिर जाकर के बाद में आप खुद देखेंगे कि इन्हीं इजरादारी सिस्टम वगैरह में क्या किया गया, रिफॉर्म किया गया, और परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, रैयतवारी सेटलमेंट लाया गया था, महलवारी सेटलमेंट लाया गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें बाद में आई थी, और उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी इजरादारी सिस्टम किसने? जहांदार शाह ने लेके आया था, ठीक है। अगले राजा कौन होंगे आपके? अगले राजा होंगे फर्रुख सैयार, ठीक है। फर्रुख सैयार 1713 में बनता है और 1719 तक ये राज करता है, ठीक है। फर्रुख सैयार जो था, उसने जो थ्रोन असेंड किया था, यानी कि जो गद्दी पर बैठा था, ये सवाल पूछता है कि कौन ऐसा मुगल एम्परर था जो सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था। या ऐसे भी सवाल आ सकता है कि फर्रुख सैयार किसके हेल्प से गद्दी पर बैठा था? तो सैयद बंधुओं के हेल्प से गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो फर्रुख सैयार असेंडेड द थ्रोन with the help of
सैयद ब्रदर्स। और भाई मेरे सैयद ब्रदर बहुत फेमस नेम, सवाल पूछेगा। सैयद ब्रदर को कहते हैं किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का किंग मेकर बोलते हैं इनको। ठीक है, तो किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री सैयद ब्रदर। और सैयद ब्रदर कौन कौन थे? इनमें दो नाम आता है, एक था अब्दुल्ला खान और दूसरा था हुसैन अली खान। तो नाम पूछ ले कि सैयद बंधुओं का नाम क्या था, तो एक का नाम था अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम था हुसैन अली खान। और फ़र्रुख सैयार ने किसके हेल्प से थ्रोन को असेंड किया था? सैयद ब्रदर के हेल्प से थ्रोन को असेंड किया था। किसने? फ़र्रुख सैयार ने। ठीक है, तो ये हो गया फ़र्रुख सैयार के बारे में पहला पॉइंट। ठीक है, क्लियर है बात? आगे मूव करते हैं फ़र्रुख सैयार के बारे में। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान दे लेना इस बात को कि किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन थे? सैयद ब्रदर को ही कहा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट फ़र्रुख सैयार के बारे में। फ़र्रुख सैयार ने क्या किया था? ही कैप्चर्ड, इसने कैप्चर कर लिया था किसको? ही कैप्चर्ड बंदा बहादुर। जो बंदा बहादुर क्या कर रहे थे? अंग्रेजों मुगलों के खिलाफ क्या छेड़ रहे थे? विद्रोह छेड़ रहे थे। ही कैप्चर्ड बंदा बहादुर एंड किल्ड हिम, और फिर उनको मार दिया था ड्यूरिंग हिज राइड। पूछ लेगा कि बंदा बहादुर को किसके टाइम पीरियड पे कैप्चर किया गया था और मारा गया था, तो वो आंसर क्या होगा भाई मेरे? वो आंसर होगा फ़र्रुख सैयार के टाइम पीरियड पे ही बंदा बहादुर को कैप्चर किया गया था और मार दिया गया था। ठीक है, एक सेकेंड और मैं चेक कर ले रहा हूँ।